तो भाई आज पूरा 1 साल हो चुका है WWE के उस क्रेजी स्पॉट को जिसमें रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर दोनों इन्वॉल्व थे, जब ब्रॉक लेसनर ने समर स्लैम में आके अपने उस मशीन से पूरी जो रिंग है उसको उठा दिया था। आपके साथ भी ऐसा हुआ क्या कि किसी ने इस सेगमेंट की वजह से वो WWE के साथ इंट्रोड्यूस हुआ, या फिर वो बहुत टाइम से WWE बिल्कुल भूली बिसरी हुई उसमें देखी थी और उसके बाद इस स्पॉट की वजह से उसकी अटेंशन आई कि अरे WWE भी अभी तो चलती है, मैं शायद उसको दोबारा देख सकता हूँ। क्या आपका कोई ऐसा है इंटरेक्शन किसी अपने एक दोस्त या फिर यार के साथ? क्योंकि मैंने तो देखा ऐसा कि हुआ था इस सेगमेंट की वजह से कुछ लोगों को फिर से याद आया था, अरे भाई ये क्या हुआ, क्योंकि मेन स्ट्रीम में भी जो नहीं भी देखते WWE उनके पास भी पहुंचा था कि ये क्या बवाल हो गया रिंग में। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। सबसे पहले गाइस हम आज शुरुआत करते हैं NXT के ग्रेट अमेरिकन बैश प्रीमियम लाइव इवेंट्स, और यहाँ पे तो बहुत तगड़ी वाली भसड़ मची। सबसे पहले मैं आपको हाइलाइट्स बताऊंगा पूरी। गेबल स्टीफसन और बेरन कॉर्बिन का मैच था शो पर। गेबल स्टीफसन का पहला मैच उनका रेसलिंग रिंग के अंदर, तो इस मैच में भी उनको विक्ट्री नहीं मिली, और ऐसा भी नहीं है कि बैरन कॉर्बिन जीते थे। डबल काउंट आउट से यहाँ पे मैच का रिजल्ट आता है। हालांकि एंड में स्टैंड टॉल गेबल स्टीफसन नहीं किया, लेकिन पता है यहाँ पे चैंट्स अगेंस्ट में लग रही थी गेबल स्टीफसन के कि तुम कर्ट एंगल नहीं हो तो भाई हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनका जो गिमिक है वो उसी फैशन में दिखाया जाता है जैसे कर्ट एंगल दिखाते थे अपना। बट इसमें गेबल स्टीफसन की भी क्या गलती है भाई, उन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जीता है, तो ऐसी बात है जो बतानी चाहिए। उल्टा कॉर्बिन को, बैरन कॉर्बिन के चैंट्स वहां पर लग रहे थे, तो सोच लो आप, बैरन कॉर्बिन के चैंट्स लग रहे हैं हील वर्क में और गेबल स्टीफसन को सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो ये थोड़ी सी मुझे अच्छी बात नहीं लगी। बाकी देखते हैं भी उनका कैरेक्टर आगे कैसे जाता है। डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो का भी मैच था जहां पर उन्होंने वेस्ली और मुस्तफा अली के सामने अपनी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप को डिफेंड करना था। रिया रिप्ली ने इसमें इतना बवाल मचाया कि आधा मैच आप समझ लो उन्होंने नहीं लड़ा। वेस्ली को उन्होंने अनाउंसर टेबल के ऊपर पटका रिप टाइट लगाया, और एंड में मुस्तफा अली भी जब पिन करने जा रहे होते तो उस टाइम पर रिया रिप्ली ने खींच लिया। इसकी वजह से फिर बाद में डोमिनिक ने स्प्लैश मार के अपनी चैंपियनशिप है उसको रिटेन कर लिया। और शो का जो मेन इवेंट था वो तो और भी ज्यादा मस्त था, कार्मेलो हेस और ड्रैगनोव के बीच में। और बहुत सारे लोगों के लिए कार्मेलो हेस और ड्रैगनोव का जो मैच है ये मैच ऑफ द ईयर ऑलरेडी बन चुका है। तो अगर आप रेसलिंग वगैरह में इंटरेस्टेड हो तो आप NXT का ग्रेट अमेरिकन बैश जरूर देख सकते हो। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और समर स्लैम का एक बार पूरा कार्ड आपको मैं अच्छे से बताया था ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि क्या हाइप है आपके समर स्लैम के लिए। ये आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। रोमन रेंस वर्सेस जे ऊसो का मैच है, कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर, ट्रिपल थ्रेट आस्का वर्सेस बियांका ब्लेयर वर्सेस शार्लेट, सेथ रॉलिंस और फिन बैलर, गुंथर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, शेना वर्सेस रोंडा राउजी, रिकोशे वर्सेस लोगन पॉल, और बैटल रॉयल मैच होने वाला है। इसके बाद मैं आपको और भी अपडेट देता हूं इसको लेके कि WWE फिलहाल शायद एक और मैच समर स्लैम के लिए लॉक कर सकती है, और इसके साथ ही साथ जो शो का मेन इवेंट है वो रोमन रेंस एंड जो ऊसो का मैच होगा। ये बहुत ऑब्वियस है, इसमें ऐसा कुछ बहुत अलग सा है, खास बताने की जरूरत नहीं है। और साथ में कोई भी ऐसा स्क्वॉश मैच का WWE प्लान नहीं कर रही समर स्लैम के लिए, यानी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसे कुछ लंबे चौड़े से मैच जो कि ज़्यादा टेलीविजन पर टाइम हमारा खाएंगे, टेलीविजन पर खाएंगे। वैसे तो टेलीविजन बोलते नहीं है यूएसए में क्योंकि ये प्रीमियम लाइव इवेंट है, बट ऐसा आप लोग समझ गए होंगे। तो समर स्लैम के लिए आपकी हाइप किस तरीके की, अब आप लोग मुझे जरूर बताना। इंडिया अपना सेकंड ODI वेस्ट इंडीज से हार गई, जो कि अनबिलीवेबल हार थी। तो जैसे यहाँ पे रेसलिंग शो को रिव्यू करते हैं, क्रिकेट चैनल पर ऑलरेडी इस मैच की पूरी रिव्यू वीडियो आ चुकी है, आप लोग जाके जरूर देखना। स्क्रिप्टेड अच्छे से करके और थोड़ा एंटरटेनिंग उसको बनाने की कोशिश की जाती है, तो आप उसको जाके जरूर देख सकते हो। लिंक इस समय आई बटन पर होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। हम चलते हैं गाइज अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ये जुड़ी है WWE के टोरंटो में होने वाले स्मैकडाउन से। और 14,000 जो टिकट्स है वो ऑलरेडी 18 अगस्त के शो के लिए हो चुकी हैं, और ये WWE का वन ऑफ द हाईएस्ट टीवी अटेंडेंस वाला शो हो जाएगा 2023 का। और कनाडा का क्राउड है तो आपको पता ही है, जब यूएसए से बाहर WWE जाकर चीज़ों को एक्सप्लोर करती है तो ऐसे में जो क्राउड का रिएक्शन बहुत अच्छा मिलता है, तो यहाँ भी आप लोग सिमिलर चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो। और शायद एज को लेकर यहाँ पे कुछ बड़ी चीज़ हो जाए, पता नहीं। बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि एज का रिटायरमेंट मैच यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि एज ने पिछले साल आई थिंक मुझे याद आ रहा कहा था कि वो अपना जो रिटायरमेंट है वो अपने ही होम टाउन में करना चाहेंगे, कनाडा में करना चाहेंगे। लेकिन स्मैकडाउन के शो में ये बात पचा पाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। चलो अब मैं आपको कंफ्यूज करता हूं और उसके बाद आप मुझे कंफ्यूज करना कमेंट सेक्शन में। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था ब्रॉक लेसनर के मिस्टर समर स्लैम है क्या ब्रॉक लेसनर, क्योंकि उन्होंने पिछले काफ़ी सारे समर स्लैम के अंदर अपीयरेंस करी है, मेन इवेंट्स में सबसे ज़्यादा वो रहे हैं। लेकिन दूसरा कंटेंडर और है, रैंडी ओर्टन की मैं बात कर रहा हूँ। ये वाला आप लोग ग्राफिक देखो, रैंडी ओर्टन का जो करंटली रिकॉर्ड है अंडरटेकर के साथ वो टाइड है समर स्लैम में सबसे ज़्यादा अपीयरेंस करने के लिए। और एक और अपीयरेंस अगर और करते हैं तो WWE की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा समर स्लैम में अपीयरेंस करने वाले सुपरस्टार बन जाएंगे रैंडी ओर्टन। क्या WWE इस रिकॉर्ड को कंसीडर करके रैंडी ओर्टन को इस साल के समर स्लैम में बुक करेगी, जो कि बस सबसे कुछ ही दिन दूर है। और वैसे मैंने कहा भी कि अगर रैंडी ओर्टन आ गए तो यहाँ पे हेयर स्टाइल से RKO लिखवाऊंगा उनका।
तो अब आप मुझे बताओ, आपकी नज़र में कौन है, ब्रॉक लेसनर मिस्टर समरस्लैम या फिर रैंडी ओर्टन है मिस्टर समरस्लैम? एक बंदे के पास बहुत सारे मेन इवेंट्स करने का रिकॉर्ड है, तो एक के पास बहुत ज़्यादा बार समरस्लैम में अपीयर होने का रिकॉर्ड है। बाकी इन दोनों सुपरस्टार का वर्क तो आपको पता ही है, डब्ल्यूडब्ल्यू में बताने की जरूरत नहीं। तो बस कमेंट सेक्शन में बताओ अपना अपना नाम। मैं तो अभी भी कंफ्यूज हूँ वीडियो बनाते हुए, तो फिर इससे अच्छा आप ही कंफ्यूज हो जाओ और ज़्यादा। अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो भाई कोडी रोड्स का जो नेक वाला टैटू है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है और काफ़ी सारे लोगों की आई बॉस अटेंशन वो ग्रैब करता है। तो कोडी रोड्स से जब इसके बारे में पूछा कि भाई ये टैटू बनाने के पीछे तुमको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, ये कैसे आया तुमको टैटू, तो इस बात का सिंपली जो कोडी रोड्स ने आंसर है वो किया, उनको भी नहीं पता। वो कहते हैं कि दो बंदे थे जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया, एक के पास जो है चेस्ट टैटू था और एक के पास जो है आइकॉनिक बुल ऑन हिज आर्म, मतलब कि वो रॉक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे भी अपना कुछ ओन ब्रांड या फिर आइडेंटिटी करनी थी, इस वजह से मैंने इतना बड़ा सा जो टैटू है छपवा दिया। हालांकि कोडी रोड्स ने जरूर कहा था किसी इंटरव्यू में कि अगर मेरे फादर होते तो उनको ये वाला टैटू बिल्कुल पसंद नहीं आता, और मैं भी इतना बड़ा नहीं करवाना चाह रहा था जितना बड़ा ये हो गया है। अब एक तो उन्होंने यहाँ पर रॉक की बात करी है, दूसरा सुपरस्टार कौन है, क्या वो रॉक की बात हो रही है या ब्रॉक लेसनर की बात हो रही है, ये मुझे नहीं पता। बट रीज़न ये है कि कोडी रोड्स को अपनी एक आइडेंटिटी चाहिए थी और इसलिए उन्होंने इतना बड़ा सा टैटू बनवा दिया। आप वैसे टैटूज वगैरह में शौक रखते हो क्या? अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं हम लोग। तो रिक फ्लेयर ने लोगन पॉल के बारे में बोला कि इस समय जो लोगन पॉल काम कर रहा है वो 70% डब्ल्यूडब्ल्यू के फुल टाइम सुपरस्टार से ज़्यादा बेटर काम कर रहा है। रिक फ्लेयर की ऐसी स्टेटमेंट्स आती रहती हैं, लेकिन यस, लोगन पॉल जिस तरीके का काम करते हैं हम कह भी सकते हैं कि शायद रिक फ्लेयर का कहना यहाँ पर सही है। बट इस बात के ऊपर लोगन पॉल का जवाब आता है और कहते हैं थैंक यू रिक, बट आई एम बेटर देन 100% ऑफ द रोस्टर, यानी कि मैं तो सबसे ही बढ़िया हूँ, ऐसा लोगन पॉल का मानना है। बट मुझे ये आप जरूर बताना, ये रिक फ्लेयर की बात आपको क्या सही लग रही है कि 70% रोस्टर से बेटर हैं जो फुल टाइम काम करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, उनसे लोगन पॉल? ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टेक है वैसे। अगली स्टोरी रिलेटेड है रोमन रेंस से। तो भाई रोमन रेंस ने 2020 से अब तक सबसे ज़्यादा टी शर्ट और मर्च के अलग अलग डिज़ाइंस निकलवाए हैं। ये आप लोग ग्राफिक देखो जहाँ पर हमको पता चल रहा है कि रोमन रेंस के 15 से ज़्यादा यूनिक टी शर्ट डिज़ाइन है जब से उनका ट्राइबल चीफ वाला एरा शुरू हुआ है 2020 से। एंड आई थिंक अगर इसमें स्टैट अगर और निकाल के लेके आया जाए तो शायद रोमन रेंस वो भी सुपरस्टार होंगे जिन्होंने सबसे ज़्यादा मर्च बेची है, क्योंकि भले ही एलन नाइट, कोडी रोड्स से सारे नाम आ रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली जिस सुपरस्टार का स्टॉक हमेशा ऊपर ही रहता है उसमें रोमन रेंस का नाम है। तो आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि रोमन रेंस ही वो नाम होगा। हालांकि इतने मर्चेंडाइज के बिल्कुल इतने डिटेल वाले स्टैट आते नहीं है, अगर आएंगे किसी दिन तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा मैं। अगली स्टोरी डोमिनिक मिस्ट्री और रिया रिप्ली से रिलेटेड है, और इनकी बात है तो मैं कई बार ऐसी बताया था आपको कि आपको भी सुनने में मजा आ जाएगा, कुछ है नहीं खास बताने के लिए। लेकिन रिसेंटली एक इंटरव्यू में जब पूछते हैं रिया रिप्ली से, सॉरी डोमिनिक मिस्ट्री से, कि तुम्हारा फेवरेट खाना क्या है, तो उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट होता है ऐसे वैसे, लेकिन जब मेरे साथ मामी होती है तो मामी मेरी फेवरेट होती है, यानी कि अपना फेवरेट स्नैक उन्होंने मामी यानी कि रिया रिप्ली को बताया है। तो ये बातों बातों में तो सही खेल रहे हैं भाई, ये तो मानना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ तक और किस किस लेवल पर ये जाएंगे, और फिर वो टेलीविज़न पे कैसे दिखेगा और फिर उसको सब देखेंगे कैसे। वो मुझे लग रहा है एक पॉइंट पे जाके ऐसा हिट होगा कि सब वाव बोलेंगे या फिर ऐसे हो जाएंगे। अगली स्टोरी द रॉक से रिलेटेड है। तो रॉक भाई देखो, पहले बता रहा हूँ मैं कोई उम्मीद नहीं कर रहा रॉक को लेके, मैंने अपनी उम्मीद सारी छोड़ दिया। अगर रॉक सामने आके खड़े होकर ऐसे बोलते हैं कि भाई यस आई एम कमिंग बैक टू डब्ल्यूडब्ल्यू, तो शायद जाके मैं इस बात को मान लूँ, फिर भी मेरे लिए मानना मुश्किल। लेकिन क्या चल रहा है समर स्लैम के अराउंड ये आपको बता देता हूँ। रॉक के आने के चांसेस हैं समर स्लैम में, और डब्ल्यूडब्ल्यू के क्रिएटिव लोगों के पास भी, राइटर्स के पास भी जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसा हो रहा है तो हमें इसके बारे में फिलहाल तो कोई आइडिया नहीं है। और साथ ही साथ डेव मेल्जर इसके बारे में बोलते हैं कि राइटर्स या फिर हॉलीवुड में जो भी स्ट्राइक चल रही है, रॉक हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहता है, वो हमेशा बिजी रहता है। तो इसके बारे में मेल्जर ये कहते हैं कि देखो 50,000 लोग आ रहे हैं और डब्ल्यूडब्ल्यू को ऐसा कोई बड़ा नाम चाहिए जो कि वो अगर रॉक को लाने के लिए कोई अच्छी जगह हो सकती तो वो समर स्लैम है, ऐसा डेव मेल्जर ने कहा। बट उन्होंने ये भी कहा साथ में कि अगर ये बात को बेस बनाया जा रहा है कि रॉक क्योंकि राइटर्स की और इनकी स्ट्राइक चल रही है, इस वजह से एक्टर्स की स्ट्राइक चल रही है, इस वजह से आ जाएंगे, तो वो कहना गलत है, क्योंकि रॉक के पास 100 तरीके के काम होते करने के लिए, वो बंदा हमेशा बिजी रहता है। हम चलते हैं गाइस हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और ये बात हमेशा से ही की जा रही है कुछ टाइम से कि भाई रोमन रेंस का इवेंचुअली जाके बेफेस टर्न होना है। और गाइस ये आप लोग मान सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर एक गारंटीड चीज़ है, ऐसा मानना है जिम कॉर्नेट का। और आई थिंक उन्होंने पॉइंट्स भी काफ़ी वैलिड रखे हैं, क्योंकि जब डब्ल्यूडब्ल्यू को एंड में जाके रोमन रेंस को एक वही फिगर बनाना है जो कि विंस मैकमैन ने ओरिजिनली सोचा था, तो इस ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर का फायदा लेके वो चीज़ यहाँ पर होने वाली है। आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट देख सकते हो जहाँ पे उन्होंने इन सारी चीज़ों के बारे में बात करी है कि अगर रोमन रेंस एक हील के तौर पर अच्छा है तो
क्यों ना उनको बेबी फेस बना के वो काम करवाया जाए जो कि जॉन सीना ने भी इतने टाइम से किया था। बट अभी तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ उनका ट्राइबल चीफ वाला एरा। इस समय स्क्रीन पर आपको पंच शॉट वाले चैनल पर, क्रिकेट चैनल पर वीडियो दिख रही होगी, जाकर उसको जरूर देखना। ये वीडियो गाइस अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।